स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन करेंगे। चादर होता क्या है? चादर ऐसा पृष्ठ है जिसमें लंबाई व चौड़ाई तो होती है, परंतु उसमें मोटाई नगण्य के बराबर ली जाती है। अगर लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई नगण्य के बराबर में हो, तो इसका अर्थ हुआ उसमें क्षेत्रफल होगा, आयतन नहीं होगा। ऐसे पृष्ठ से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में आज अध्ययन किया जाएगा। माना एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिसकी मोटाई नगण्य है। इसमें क्या मान लिया गया? एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर है और उस चादर की मोटाई नगण्य है, पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। उस पूरे चादर पर आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। उस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। पीछे की कड़ी में आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के विषय में अध्ययन कराया गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाता है, और वहाँ पर आपको बताया गया था सिग्मा बराबर होता है Q/A के। तो यहाँ पर माना गया कि एक अनंत विस्तार का एक समतल चादर है जिसकी मोटाई नगण्य है, पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट r दूरी पर, चादर के निकट जो है r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P माना गया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके चित्र के विषय में अध्ययन कर लें। मान लिया गया एक अनंत विस्तार की लंबाई का चादर है। अनंत विस्तार का ये चादर है। इस चादर पर धनावेश एक समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं। तो ये आपका चादर है। चादर पर आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। अब इसी आवेश एक समान रूप से वितरित आवेश के r दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु r है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। अब करते क्या हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। ये सर्वप्रथम आप एक चादर बनाएंगे। चादर पर एक समान रूप से धनावेश वितरित करेंगे। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन करना है। इस मध्य बिंदु से r ही दूरी पर चादर के दूसरे छोर पर भी हम एक बिंदु P' मानते हैं। अब इस बिंदु P' तथा P को एक लीनियर मानते हुए एक गौसियन पृष्ठ का रचना करते हैं। अब आप लोगों को पता है गौसियन पृष्ठ क्या होता है। गौसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर आवेश उपस्थित नहीं होता है। अब ये चादर के निकट r दोनों तरफ r दूरी पर, अर्थात 2r लंबाई का एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल हम क्या मान लिए हैं? जिसका क्षेत्रफल a मान लिए हैं। अगर इसका क्षेत्रफल a मान लिया जाए, उसके बाद यहाँ से गौसियन पृष्ठ की रचना करें, तो इस बेलनाकार पृष्ठ के भी 3 पृष्ठ होंगे। एक तो वक्री पृष्ठ होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसका वक्री पृष्ठ हो जाएगा, और 2 यहाँ पर सपाट पृष्ठें होंगी, और इस सपाट पृष्ठों के विषय में भी पीछे की कड़ी में हम अध्ययन कर चुके हैं। मान लिया गया सपाट पृष्ठों को S1 और S2 हैं, और वक्री पृष्ठ आपका S3 है। यदि इस चादर से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो सपाट पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें, और वक्री पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें, और इन वैद्युत फ्लक्सों को जोड़ दें, तो इस गौसियन पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखें, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस वक्री पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिए, और इस dA का सदिश क्षेत्रफल वेक्टर dA इस क्षेत्रफल से अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा। यदि हम इस S2 पर एक अवयव क्षेत्रफल ले लें dA,
तो उसका क्षेत्रफल सदिश DA इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत होगा। उसी तरह से इस बिंदु पर भी इसका सदिश क्षेत्रफल इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। अब बात ये आती है कि जो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उसकी दिशा क्या होगी। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वह चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होंगी और ये दोनों तरफ होंगे। चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर हो गए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किधर हो गई, चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होंगी। अब इस चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कोण के विषय में अध्ययन करें। यदि हम S3 पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के विषय में देखें तो वेक्टर DA और वेक्टर E के बीच का कोण 90 अंश होगा। अगर वेक्टर DA और वेक्टर E के बीच का कोण 90 अंश है तो इसका अर्थ हुआ कि यदि हम यहाँ पर इस वक्री पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हम कहेंगे d फाई E बराबर होगा EDA कास थीटा के। और कास थीटा का मान, यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश है तो इसलिए कास 90 का मान 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वक्री पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो हमने ये ज्ञात कर लिया कि वक्री पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। अब सपाट पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें। सपाट पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम ये कल्पना करें कि वेक्टर DA और वेक्टर E के बीच का कोण क्या होगा। यदि सपाट पृष्ठ पर हम क्षेत्रफल अवयव माने हैं तो उसका सदिश क्षेत्रफल तथा वेक्टर E के बीच का कोण 0 अंश होगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में हैं। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। तो यहाँ पर यदि हम निकालें तो d फाई E बराबर हो जाएगा EDA कास 0 के, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अतः इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स EDA आएगा। तो उस छोटे से अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आया, EDA आया। इसी तरह से इधर के P डैश पर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी EDA होगा। तो P से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी EDA और यहाँ से भी निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी EDA। अगर इस पूरे क्षेत्रफल के लिए निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो इसी का हम समाकलन कर देंगे और यह पृष्ठ S1 है तो S1 द्वारा निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स समाकलन EDA होगा। उसी तरह से S2 द्वारा निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भी समाकलन S2 EDA होगा। अब इस पूरे चादर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की परिकल्पना करने के लिए इन दोनों बिंदुओं से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के योग कर दें। योग करने पर जो हमें ज्ञात होगा वही इस समतल चादर से निकलने वाला r दूरी पर वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब इसके लिए हम मानते क्या हैं, इस पर विचार कर लें। तो इसके लिए लिखा कैसे जाएगा, इसका परिकल्पना कैसे की जाएगी। चादर के r दूरी पर एक बिंदु P है के सममित एक अन्य बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि रेखा P डैश समतल चादर के अभिलंबवत हो। अब आवेशित चादर से r पार होकर गुजरने वाले 2r लंबाई एवं अनुप्रस्थ A क्षेत्रफल के वाले एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके दोनों ओर समतल पृष्ठ चादर के समांतर हों तथा क्रमशः बिंदु P व P डैश से होकर गुजरने वाले बेलनाकार गौसियन पृष्ठ के दो समतल पृष्ठ S1 व S2 एक वक्री पृष्ठ S3 हैं। इन सभी बिंदुओं के विषय में हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके। अब इसके बाद क्या किया गया, इसमें अनंत विस्तार की चादर के निकट दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान व दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये बिंदु आपको बताया गया, जो चादर था यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही थी इस चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर थी और इनका परिमाण भी क्या था, समान था। अब इसके बाद किया क्या गया, गासियन पृष्ठ वक्री पृष्ठ S3 पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E परस्पर अभिलंबवत होंगे।
ये बताया गया कि अगर हम वहाँ पर वक्री पृष्ठ पर लेते हैं तो वक्री पृष्ठ पर वेक्टर डी और वेक्टर ई के बीच का कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अतः उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे आया? ई डी ए कास थीटा के सूत्र से जब डी ए कास थीटा में थीटा का मान 90 अंश लेंगे, कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो S3 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स φ3 अगर माने तो φ3 का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब अन्य दो पृष्ठ और हैं जिनके मान S1 व S2 हैं पृष्ठों के। अब यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालें तो क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E दोनों समान दिशा में होंगी। तो यदि ये दोनों समान दिशा में हैं तो इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। तो इस स्थिति में अगर हम निकालें तो ई डी ए कास 0 का मान 1 हो जाएगा। तो वहाँ से पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ई डी ए होगा। तो दोनों पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डी ए है। अगर दोनों पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हम φ1 व φ2 मान लें तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स φE बराबर हो जाएगा φE बराबर φ1 प्लस φ2। तो हमने यहाँ पर देखा φE बराबर कितना आ गया? φ1 प्लस φ2। और वक्री पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 था, φ3 भी लेते। अगर हम कहते हैं φE बराबर होगा φ1 प्लस φ2 φ3, परंतु φ3 का मान 0 है। अतः संपूर्ण वक्री पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, लेकिन सपाट पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का योग ही संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φE बराबर हो गया φ1 प्लस φ2। अब φE का मान रखें, φE बराबर बंद समाकलन S1 वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, बंद समाकलन S1 वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। इसी तरह से φ2 का भी लें तो बंद समाकलन S2 वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब इनका मान रखें, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर क्या होगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। थीटा का मान वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच सपाट पृष्ठों पर कितना है? 0 अंश है। अतः ई डी ए कास 0। इसी तरह से इसका भी लेंगे तो ई डी ए कास 0 का मान आपका 1 आ गया। अर्थात यहाँ पर φE बराबर हो जाएगा φE बराबर E बंद समाकलन S1 DA प्लस E बंद समाकलन S2 DA। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल कितना मान लिए हैं? A मान लिए हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना माने हैं? A माने हैं। तो अगर DA छोटे छोटे क्षेत्रफलों को पूरा जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? संपूर्ण क्षेत्रफल मिलेगा। अतः बंद समाकलन S1 DA सरफेस समाकलन S1 DA बराबर A हो जाएगा। उसी तरह से सरफेस समाकलन S2 DA भी बराबर A होगा। तो इन दोनों के स्थान पर यदि हम A रखें, इसके स्थान पर भी इसके स्थान पर भी A रखें तो हम लिख सकते हैं φE बराबर EA प्लस EA। तो φE बराबर क्या लिखा जा सकता है? हम यहाँ पर कल्पना कर लिए यह बराबर इसके है, अर्थात बंद समाकलन S1 DA बराबर बंद समाकलन S2 DA बराबर A के। तो इन दोनों का मान रखें तो φE बराबर आपका क्या आ जाएगा? φE बराबर होगा EA प्लस EA के। EA और EA को अगर जोड़ें तो हमें मिल जाएगा 2EA। अगर EA और EA को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2EA, तो यह हमें सूत्र की सहायता से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो गया। लेकिन गॉस के प्रमेय से उन पृष्ठों से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अर्थात यहाँ से हम अगर मान लें उस चादर पर उपस्थित संपूर्ण आवेश Q है तो φE बराबर होगा Q/ε0 के। तो हमें एक सूत्र ये मिला गॉस के प्रमेय के अनुसार φE बराबर Q/ε0 के। अब φE बराबर Q/ε0 है, लेकिन हम यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा माने हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा Q/A के। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A कैसे आया? अगर क्षेत्रफल A माने हैं
और उस क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, तो सिग्मा बराबर Q बटे A हो जाएगा। यदि हम यहाँ से Q का मान निकालें तो इसका तिर्यक गुणा होगा। अगर तिर्यक गुणा करें तो हम लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा A के। Q बराबर सिग्मा A के। अगर Q बराबर सिग्मा A का मान यदि इस समीकरण में रखें तो फाई बराबर 1/0 सिग्मा A आ जाएगा। तो फाई बराबर क्या आया? 1/0 सिग्मा A। तो गास के नियम के अनुसार वैद्युत निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई बराबर सिग्मा A अपान फाई बराबर हो जाएगा 1/0 सिग्मा A। और जो सूत्र से निकाला गया, सूत्र के आधार पर फाई बराबर क्या आया? 2EA। ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे और इन समीकरणों का अगर हम तुलना करें तो हम लिख सकते हैं 2EA बराबर 1/0 सिग्मा A के। तो यहाँ से हम दोनों समीकरणों की तुलना से क्या प्राप्त किए? 2EA बराबर 1/0। ए समान हैं, दोनों तरफ कट जाएंगे, अतः E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2/0। E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे 2/0। यहाँ 2 का सिग्मा में हमने गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा हो गया, तो E का मान निकाल लिए, तो E बराबर क्या आ गया? सिग्मा बटे 2/0। अतः अनंत विस्तार के चादर के द्वारा उत्पन्न r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2/0। इस सूत्र में हम ये देख रहे हैं कि r का मान ज्ञात नहीं है। इस सूत्र में r उपस्थित नहीं है। यदि इस सूत्र में r उपस्थित नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अनंत विस्तार के द्वारा अनंत विस्तारित चादर के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वह r पर निर्भर नहीं करता। तो इसका अर्थ हुआ अनंत विस्तारित चादर के द्वारा चाहे निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, चाहे अधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, वह r पर निर्भर नहीं करता, अपितु किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात उस चादर पर आवेश की मात्रा कितनी होगी उस पर निर्भर करेगा और उसका क्षेत्रफल कितना होगा उस पर निर्भर करेगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है वेक्टर E का मान, या E का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, न कि r पर निर्भर करता है। धन्यवाद।